कॉमर्स के स्टडी पोर्टल पर स्वागत है। मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका आपके इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लेखांकन के आधार को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में आधार क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पहले से एक दिमाग में डायग्राम है कि आधार मतलब नींव, वो बेस जिस पर किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से लेखांकन की जो क्रिया है उसका बेस क्या होता है, किस बेस पर लेखांकन की क्रियाओं को संपादित किया जाता है, वे बेस ही इसके बेसिस कहलाते हैं, इसके आधार कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो जो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि एक निश्चित अवधि में जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस के द्वारा होने वाले लाभों और उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए किए जाने वाले व्ययों की जब हम तुलना करते हैं, जब उनका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो हमें पता लगता है कि वास्तव में जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है। मीन्स लाभ और व्यय, जब इन दोनों की तुलना की जाती है तो तुलना करने के बाद हमें एक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तव में लाभ और व्यय दोनों की यथा स्थिति क्या है। मीन्स जिस अनुपात में व्यय किए जा रहे हैं हमें लाभ उसी अनुपात में मिल रहे हैं या किए गए व्ययों की तुलना में लाभ ज्यादा मिल रहे हैं या किए गए व्ययों की तुलना में लाभ कम मिल रहे हैं। ये तीनों ही स्थितियां हमें उस व्यवसाय की कंटिन्यूटी के लिए, हमें उस व्यवसाय में और ज्यादा समय देने के लिए प्रेरित करती हैं और उद्देश्य के अनुसार अपने क्रिया को संपादित करने के लिए उत्साहित करती हैं। वास्तव में जो लेखांकन के आधार होते हैं वे दो होते हैं, जिनमें प्रथम आधार हमारा होता है नकद आधार और जो दूसरा आधार होता है वो है उपार्जन आधार। यहां पर इन दोनों बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। नकद तो हमें समझ में आ रहा होगा कि जो भी व्यवहार कैश में हो रहे हैं वे नकद व्यवहार कहलाते हैं, लेकिन अगर उपार्जन की बात की जाए तो वास्तव में उपार्जन क्या होते हैं। उपार्जन को इंग्लिश में एकर्ड के नाम से जाना जाता है। उपार्जन का मतलब यह है कि हमने किसी धनराशि को जनरेट कर दिया है, पैदा कर दिया है, कमा लिया है, लेकिन अभी वो राशि हमें मिल नहीं सकी है किसी कारण से। मीन्स उस इनकम को जनरेट कर लिया गया, उस इनकम को पैदा कर लिया गया है, कमा लिया गया है, लेकिन अभी वो कैश के रूप में हमें मिल नहीं सकी है। ऐसे ही कुछ वे भी होते हैं कि हमने किसी से काम तो करा लिया, तो काम कराने के बाद पेमेंट बनती है कि हम उसे पेमेंट कर दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेमेंट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम अदत्त के नाम से जानते हैं। मीन्स यह वो धनराशि है जिसे आपके पास किसी ने कमा लिया है लेकिन आपने अभी उसका भुगतान नहीं किया है। तो उपार्जन की जो अवधारणा है वो ये है कि जो भी लेन देन हैं उन लेन देनों को
कैश के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि या तो वस्तुएं प्रोवाइड कर दी गई हैं उधार, या फिर सर्विसेज दे दी गई हैं, सेवाएं दे दी गई हैं। तो उपार्जन वो अवधारणा है जिसमें पेमेंट नहीं किया गया है, ना तो पेमेंट किया गया है ना तो पेमेंट मिल सका है, बल्कि उस इनकम को जनरेट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इन आधारों में वास्तव में क्या बातें छुपी हैं जिन्हें हमें यहां जानना है। तो जो इसका पहला आधार है, नकद आधार पर कैश बेसिस अकाउंटिंग, यह आधार हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अगर हम इस आधार पर अकाउंटिंग का प्रोसेस करेंगे, अकाउंटिंग की क्रिया को करेंगे, तो वहां पे क्लियर बात है कि जो भी व्यवहार, जो भी लेन देन नकद में हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का लेखा किया जाएगा। मींस ऐसे व्यवहार जो कि टाइम पर छोड़ दिए गए हैं, जो कि ड्यू हो चुके हैं, लेकिन लेन देन कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सका है, उन व्यवहारों को हम यहां पे लिखते नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि उपार्जन संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं, उपार्जित चाहे आय हो चाहे अदत्त व्यय हो, चूंकि नकद में उसका लेन देन नहीं हो सका है, इसलिए हम उसे नकद आधार पर प्लेस नहीं करते हैं, बल्कि यहां पर केवल किए जाने वाले नकद व्यवहारों को ही हम दिखाते हैं। अगर देखा जाए तो चाहे वो आय हो या व्यय हो, उसका लेखांकन हम तभी करेंगे जब वो नकद पर आधारित हो। मीन्स लेन देन इस आधार के अंतर्गत आने के लिए यह आवश्यक है कि वो लेन देन नकद किए गए हों। दूसरी बात यह है, निश्चित अवधि के प्राप्ति की तुलना नकद व्यय से करते हैं। इस आधार में हम क्या करते हैं कि हमारा, मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि हमारी जो टाइम पीरियड होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अब टाइम पीरियड में मोस्टली हम फाइनेंशियल ईयर को यूज करते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और ये मार्च 31 तक चलता है। मीन्स ये जो 12 माह की अवधि होती है, इस 12 माह की अवधि में हम किए जाने वाली नकद प्राप्तियों की तुलना नकद व्ययों से करते हैं कि जो भी हमें मिला है और हमने उसे पाने के लिए जो भी व्यय किया है, इन दोनों की हम तुलना यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये क्रिया करने से हमें फायदे क्या क्या होते हैं? वास्तव में हम इस प्रणाली को क्यों अपनाएंगे? जरूर इसमें कुछ न कुछ फायदे होंगे, जरूर ये किसी न किसी हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करता होगा, तभी हम इस आधार को अपनी अकाउंटिंग में अडॉप्ट करेंगे। तो वे सारी क्वालिटीज गुणों के रूप में हम देखेंगे। इसमें प्रथम गुण है नकद की स्थिति का सही ज्ञान। चूंकि हम नकद व्यवहारों का ही यहाँ पे लेखा कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कितनी नकद राशियां आईं और कितनी नकद राशियों को हमने व्यय किया, जब इन दोनों के ऊपर हम कार्य करते हैं तो हमें वास्तव में पता लग जाता है कि हमारे पास कितनी राशियां नकद के रूप में अभी बची हुई हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नकद जो आया है और नकद जो व्यय हुआ है, जब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो यह हो सकता है कि जो आया है वो ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आया कम हो और खर्च ज्यादा हो जाए। कारण यह है कि अगर हमारे पास नकद आएगा तभी नकद खर्च हो सकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नकद आया ना हो, नकद खर्च ज्यादा हो गया हो। सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारी जेब में, हमारी पॉकेट में जितनी राशि होती है, हम नकद के रूप में व्यवहार उतनी राशि से ही कर सकते हैं, उससे अधिक काम नहीं कर सकते। तो ये संभव है कि आपके पास धनराशि नकद बची हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आपके व्यय ज्यादा हो गए हों और धनराशि कम पड़ गई हो। मींस आपके पास जो भी बचेगा
उसकी एक्यूरेट नॉलेज आपको इस विधि के अंतर्गत हो पाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा क्या है, यह एक सरल पद्धति है। सरल पद्धति कैसे है, इसे एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रणाली को अडॉप्ट कर सकता है। इस आधार पर अकाउंटिंग के कार्य को एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। धनराशियां आ रही हैं तो उसे एक तरफ लिख ले रहा है और धनराशि जो व्यय हो रही है उसको दूसरी तरफ लिख ले रहा है, तो आय और व्यय दोनों का डिफरेंस निकाल कर बता देगा कि वास्तव हमारे पास कितनी राशियां बची हुई हैं। चूंकि यह इतनी सरलता है इसलिए इसको सरल पद्धति के रूप में भी हम जानते हैं। सरलता भी इस पद्धति का एक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए उपयुक्त। हमने पिछली वीडियोस में आपसे चर्चा किया था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का आशय ऐसी संस्थाओं से होता है जिनका उद्देश्य लाभार्जन करना नहीं होता, बल्कि जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण का कार्य करना होता है। ऐसी संस्थाएं समाज में वंचित वर्ग के लिए या समाज में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं का उन कार्य को करने के पीछे अपना व्यक्तिगत लाभ बिल्कुल नहीं होता। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, जैसे हेल्थ क्लब है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, कॉलेजेस हैं और अस्पताल हैं। ये सारी संस्थाएं क्या होती हैं, इनका उद्देश्य होता है समाज कल्याण का कार्य करना। तो वे संस्थाएं जो समाज कल्याण का कार्य करती हैं अर्थात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उनके लिए यह प्रणाली बहुत उपयुक्त होती है। बहुत उपयुक्त होने के पीछे कारण है क्योंकि इन संस्थाओं को जो राशियां मिलती हैं चंदे के रूप में, प्रवेश शुल्क के रूप में या सदस्यता शुल्क के रूप में या दान के रूप में या वसीयत के रूप में, लगभग इन्हें जितनी राशियां मिलती हैं वो सब नकद में मिलती हैं। और इन संस्थाओं को जो व्यय करने होते हैं वो भी लगभग नकद में व्यय करने होते हैं। भाई अनाथ आश्रम है तो वहाँ के बच्चों को अगर दूध पिलाना है तो दूध पिलाने के लिए क्या होगा कि दूध लेंगे और उसके बदले में हमें कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ भी अकाउंटिंग वर्क्स होते हैं, लेकिन उसके जो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नकद होते हैं। तो ऐसी संस्थाओं के लिए भी हमारी नकद आधार पर अकाउंटिंग सिस्टम सही होता है। अगर इतनी अच्छाइयां हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ दोष भी होंगे, क्योंकि अगर दोष नहीं होंगे तो किसी नए आधार का जन्म नहीं होगा। दोषों में अगर देखें तो इनमें दोष क्या पाए गए, पहला है व्यवसायिक संस्था के लिए अनुपयुक्त। वास्तव में जो व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं वे इनकम को अगर जनरेट कर ली हैं तो चाहे वो उन्हें मिली हो या वो उन्हें न मिली हो, उन्हें वो करंट ईयर के प्रॉफिट में कंसीडर कर लेते हैं। वो करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर में मिली हुई राशि है, चाहे हमें वो मिल सकी हो या नहीं मिल सकी हो। मीन्स कमाई तो हमारी इसी वर्ष की है। व्यावसायिक संस्थाएं इस कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। तो ये क्या है कि क्योंकि इस प्रणाली में हमें जो मिलेगा उसी को दिखाना है, तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई ऐसा हो सकता है कि हमने कमाया हो इस साल लेकिन वो मिले हमें आगे चल के, लेकिन कमाई तो हमारी इसी वर्ष की है, मेहनत हमारी इसी वर्ष की है। तो ये कॉन्सेप्ट लेता है कि व्यावसायिक संस्थाओं में क्या है कि जिस वर्ष में जो राशि कमाई गई है उसको उसी में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो मिली हो चाहे न मिली हो। तो इस कारण से व्यावसायिक संस्थाओं के लिए यह प्रणाली या आधार पूरी तरह से अनुपयुक्त है। दूसरा है समायोजन का अभाव। समायोजन का मतलब बहुत से लेन देन ऐसे होते हैं जो कि अदत्त होते हैं, जो कि पूर्व दत्त होते हैं, जो कि उपार्जित होते हैं या अनुपार्जित होते हैं। अदत्त का मतलब यह है कि जिस पे हमने काम करा लिया हो पेमेंट न किया हो। पूर्व दत्त का मतलब यह है कि हमने पेमेंट पहले कर दिया हो, अभी काम हमारे पास ना हुआ हो उसका। मीन्स हमने पैसा किसी को दे दिया हो लेकिन अभी उसने भी अपना काम किया नहीं हो, तो हमारे लिए तो व्यय हो गया ना, भले उसने वो काम हमारा अगले वर्ष करेगा। मीन्स व्यय तो इसी साल उसका कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा पूर्व दत्त व्यय। ऐसे ही उपार्जित आय मतलब हमने कमा लिया लेकिन हमें मिली नहीं है, या अनुपार्जित आय मीन्स हमें मिल चुकी है या हमने उसको अभी उस पर प्रोसेसिंग नहीं किया, उसका काम हमने नहीं किया है। तो ये जो समायोजनाएं होती हैं, इन समायोजनाओं का इस प्रणाली में सर्वथा अभाव होता है, क्योंकि यह प्रणाली केवल नकद को मानती है, नकद लेन देन को मानती है, नकद प्राप्ति को, नकद भुगतान को मानती है
और जो समायोजनाएं होती हैं जो वास्तव में नकद में कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं उसको यहाँ पे कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो एक ये दोष भी है। दूसरा होता है पूंजियों आगम का विभाजन नहीं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूंजी होती है जिसका उद्देश्य होता है लंबे समय के लिए हो ना, लेकिन आगम क्या है, ये बार बार होता रहता है। मीन्स ये आवर्ती प्रवृत्ति का होता है। पूंजी क्या होती है, आवर्ती प्रवृत्ति की नहीं होती बल्कि अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। तो इसका भी विभाजन यहाँ पे संभव नहीं हो पाता। ये कहता भाई मिला है तो आ रहा है, खर्च कर रहे हैं तो जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है ये कम समय के लिए आ रहा हो या ज्यादा समय के लिए आ रहा हो। मीन्स इसमें टाइमिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये भी इसका दोष है। नेक्स्ट है वैधानिक मान्यता का अभाव। गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड नहीं है। मीन्स वैधानिक मान्यताएं ये नहीं अनुमति देती हैं कि वैधानिकता हमें अनुमति नहीं देती है कि इस साल की कमाई हुई राशि को यदि हम अगले वर्ष नकद के रूप में प्राप्त कर रहे हों तो उसे हम अगले वर्ष ही दिखाएं, इस वर्ष न दिखाएं। ये मान्यता हमें भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पहले के जितने भी अधिनियम हैं, कंपनी अधिनियम 1956, ये हमें इस मान्यता को प्रदान नहीं करते हैं। ये भी इस प्रणाली का एक दोष है। लास्ट है लाभ में परिवर्तन संभव है। चूंकि लाभ में परिवर्तन संभव इसलिए है क्योंकि करंट ईयर में जो भी व्यय किए गए हैं वो व्यय अगले वर्ष से संबंधित हैं। तो अगले वर्ष के व्यय को अगर हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है वो करंट ईयर के प्रॉफिट को घटा देंगे। मीन्स यहाँ पे क्या है, लाभ हमारा परिवर्तित हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें अगले वर्ष की इनकम इसी वर्ष मिल गई हो। मीन्स काम हमें अगले वर्ष करना है लेकिन उसकी धनराशि हमें एडवांस में यहाँ पे मिल चुकी है। तो चूंकि काम तो नेक्स्ट ईयर का है लेकिन पेमेंट हमें इसी वर्ष मिल गया है, इस प्रणाली में उसको इसी वर्ष का मान लिया जाएगा। इससे क्या होगा, लाभ बढ़ जाएगा, जबकि ये वास्तव में ये इनकम और ये लाभ नेक्स्ट ईयर का है। ये भी इस प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष है। सेकेंड आधार है उपार्जन आधार। मीन्स इसी का जस्ट अपोजिट, मीन्स नकद आधार का बिल्कुल उल्टा। मीन्स यहाँ पर बिल्कुल उल्टा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि नकद व्यवहार किए जा रहे हो तो यहाँ पे शामिल नहीं किए जाएंगे। इस विधि के अंदर क्या है, चाहे वो हमारे अर्जित हुए हों चाहे वो हमारे अर्जित ना हुए हों, व्यय हमने किया हो या व्यय हमारे नहीं किए गए हों, अदत्त हों, बल्कि हम दोनों के यहाँ पे शामिल करते हैं। अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित को शामिल तो करते ही करते हैं, साथ साथ हम नकद व्यवहारों को भी यहाँ पे स्थान देते हैं। तो अगर हम देखें कि आय अर्जित होते ही लेखांकन करना होता है हमें, चाहे वो प्राप्त हुई हो या ना प्राप्त हुई हो। मीन्स इनकम हमें अगर हो गई है, हमारी इनकम हुई है, हमने कमा लिया धनराशि को, वो चाहे मिला हो या ना मिला हो, हमें उसका लेखांकन तुरंत करना होता है। व्यय का लेखांकन भी देय होते ही, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो। मीन्स अगर हमने किसी से काम कराया है तो उस काम को कराने के बदले हमने पेमेंट कर दिया हो या पेमेंट हमने ना किया हो, दोनों ही स्थितियों को यहाँ पे दर्शाना होता है। लेखांकन तुरंत करना होता है। हमने काम करा लिया, पेमेंट बन गई, ये अलग बात है कि हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है। किया है फिर भी हमको लेखा करना है, और अगर हमने पेमेंट नहीं किया, अदत्त कर दिया, फिर भी हमें लेखा करना है। तो इस प्रणाली इस कॉन्सेप्ट पे है। और नकद एवं उधार दोनों व्यवहारों का लेखांकन होता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर लिया है। मीन्स इस प्रणाली के अंदर जो भी दोष थे, उन सारे दोषों को यहाँ पे इस आधार के अंतर्गत, प्रणाली नहीं कहें आधार कहें तो उचित होगा, कि इस आधार के अंतर्गत जो दोष पाए गए थे उन सारे दोषों को यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया गया, यहाँ पे हटा दिया गया, और इसके अंदर कुछ गुण आ गए, और जो कमियां इस आधार में थी, विभिन्न सारी कमियों को भी यहाँ इस आधार में दूर कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि इससे कुछ लाभ भी हुए। मीन्स यहाँ पे जो परेशानियां हो रही थी, उन परेशानियों को जब दूर कर दिया गया तो हमें कुछ फायदा हुआ। फायदे क्या हुए, इससे फायदा यह हुआ, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी हो गई। यहाँ पे आपको बताया गया था, लाभ ये था कि रोकड़ की सही जानकारी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि इस आर्थिक स्थिति में हमें वो सारी चीजें पता हो जाती हैं कि जहाँ पे हमें नकद मिला है, या हमारे बैंक में धनराशि गई हो, या हमने किसी को उधार दे रखी हो, या हमने किसी से उधार ले रखी हो। मीन्स वे सारे पॉइंट्स जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्टिव करते हैं,
जो हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, उन सारी बातों को यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। तो यह बताती हैं कि वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। मीन्स आर्थिक स्थिति क्या है का मतलब ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति पहले जो थी उससे हमारी आर्थिक स्थिति अब अच्छी हुई है या खराब हुई है। तो इसकी हम जब अमाउंट से तुलना कर लेते हैं तब हमें अपनी आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता और शिथिलता के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजियों आगम मदों में पूंजियों एवं आगम में मदों का विभाजन। मीन्स यहाँ पे जो दोष था कि पूंजियों आगम का विभाजन नहीं था, पैसा आ रहा है तो लेखा होगा, पैसा जा रहा है तो लेखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसका लेखा हम करंट ईयर में करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। यदि हमारा वो एक वर्ष से ज्यादा वर्षों के लिए है तो करंट ईयर के अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट्स को हम वहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं एसेट्स के रूप में या लाइबिलिटीज के रूप में। तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का रूप धारण कर लेते हैं पूंजी और आगम, इसलिए इनका विभाजन यहाँ पे हो जाता है और ये हमें एक्यूरेट फिगर शो कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिलान अवधारणा पर आधारित। मिलान अवधारणा हमें बताती क्या है कि जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उनका हम पिछले वर्षों से मिलान कर लेते हैं। मिलान करने का मतलब ये है कि पिछले वर्ष का फिगर क्या है, इस वर्ष का फिगर क्या है, दोनों का मिलान कर लेते हैं। मिलान करने से हमारे पास एक विश्लेषणात्मक शीट मिल जाती है कि जिससे हम अपने क्रियाओं पे प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैधानिक मान्यता। चूंकि इसके अंदर जो भी नकद व्यवहार हो रहे हैं उनका भी लेखा किया जा रहा है और जो नकद नहीं हो रहे हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, चाहे पेमेंट मिलनी पोस्टपोन कर दी गई हो या पेमेंट करनी पोस्टपोन कर दी गई हो, दोनों को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। इसलिए इसे कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा और इसके पहले की जो अधिनियम है उनके द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन इसमें भी लोगों ने कुछ दोष बताए हैं। वास्तव में सतर्कता अगर रखी जाए, व्यवस्था अगर रखी जाए तो ये दोष नहीं होंगे, लेकिन इन दोषों को भी मान्यता इसमें मिली है। पहला यह है कि कठिन पद्धति। कठिन पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो वो इस आधार पर लेखांकन की क्रिया को संपादित नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो हमें पता है कि जो चीज हमें नहीं आती वो हमारे लिए कठिन होती है। तो वैसे ही उस लेखापाल के लिए, उस अकाउंटेंट के लिए व्यवस्था क्या होगी, कठिन हो जाएगी। तो अगर उसको आता है तो ये दोष नहीं होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता, सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं है, मान्यताओं और परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो गलतियां करेगा ही करेगा, इसलिए उसके लिए कठिन पद्धति है। सेकंड बात है अनुमानों एवं व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित। यहाँ पर क्या है कि अनुमान और व्यक्तिगत निर्णय, क्योंकि जो भी व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं उन व्यवसायिक क्रियाओं को संपादित करने के पीछे या तो अनुमान लगाया जाता है कि इन फ्यूचर इस कार्य का हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, या फिर वो हमारे व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। हम निर्णय ले लेते हैं, हम साहसिक निर्णय ले लेते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे चाहे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इन दोनों बातों का इसमें मेंशन होता है कि मीन्स ऑथेंटिकता नहीं है, व्यक्तिगत निर्णय हम काम करें या काम ना करें, तो ये बिजनेस अलाउ नहीं करता, फिर भी व्यक्ति इसमें काम ये करने लगता है, तो इसके कारण या आदमी अनुमान पे काम करता है कि हमें फायदा होगा ही होगा या नुकसान होगा ही होगा। तो इन दोनों बातों पे इसमें काम किया जाता है, इसकी वजह से इसको एक दोष के रूप में यहाँ पे लिया जाता है। इन दो आधारों को देखने के बाद एक नए आधार का जन्म होता है जिसे बोलते हैं मिश्रित आधार पर लेखांकन। मिश्रित आधार पर लेखांकन की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशलिटीज होती हैं जिसके कारण इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसे पेशेवर व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है। यद्यपि पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा नकद आधार प्रणाली भी अपनाई जाती है, लेकिन क्या है कि पेशेवर व्यक्तियों द्वारा मिश्रित आधार पर लेखांकन अपनाना ज्यादा उपयुक्त होता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें आय एवं संपत्तियों का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है। जो भी आय हो रही है, जो भी इनकम हो रही है या जो संपत्तियां आ रही हैं, उनका जो हम लेखांकन करेंगे उसे हम एज ए कैश ट्रीट करेंगे, नकद आधार पर लेखांकन करेंगे, तथा देयों एवं दायित्वों का लेखांकन हम
उपार्जन आधार पर करेंगे। जो भी व्यय हमें करने हैं, हमने किए हैं, या जो भी हमारे दायित्व हैं, इनका लेखांकन उपार्जन आधार पर करेंगे कि ये उपार्जित हैं, वास्तव में ये भी पूरी तरह से संपादित नहीं हो सके हैं। मीन्स हमें दायित्वों का भुगतान करना है, या जो भी उपार्जन है उन्हें हमें पेमेंट करना है या पेमेंट मिलना है। इस पद्धति में उपार्जित आय का लेखांकन नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया उपार्जन आधार पर किया जाता है। मीन्स व्ययों और दायित्वों का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है। मीन्स इनको जो लेखांकन करना उपार्जन आधार पर किया जाता है, लेकिन वास्तव में जो उपार्जित होता है उसका लेखांकन नहीं किया जाता है। मीन्स व्ययों और दायित्वों का लेखांकन तो उपार्जन आधार पर होगा, उस उपार्जित को माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो उपार्जित होगा उसका लेखांकन इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन यदि अदत्त व्ययों का लेखांकन, मीन्स जिन व्ययों का भुगतान नहीं किया गया है, मीन्स जो राशियां हमें नहीं मिली हैं, हमने जनरेट कर ली है, हमें नहीं मिली हैं, उनका लेखा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने काम करा लिए हैं, जिन व्ययों का हमें भुगतान करना है, उसका लेखांकन अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो और इसका उद्देश्य कार्य योग्य आय में छूट प्राप्त करना होता है। मीन्स जो राशि आपने कमा लिया है, आपको नहीं मिली है, उसे आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो व्यय आपने किया, जो आपने काम करा है किसी से, यद्यपि आपने भुगतान नहीं किया, लेकिन उस व्यय को दिखा दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट की जा रही है, मीन्स हमारे प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, घट जा रहे हैं। तो प्रॉफिट अगर घटेगा तो टैक्स हमारा कम लगेगा। उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि आय में छूट प्राप्त करना, कार्य योग्य आय में जो टैक्स हमें पेमेंट करना होता है उसमें छूट प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है। इस आधार को, लेखांकन के आधार को अपनाने के पीछे वास्तव में जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, इस तरह के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, जो सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं, जो प्रोफेशनली लोग होते हैं, मोस्टली वे लोग इसी मेथड को एडॉप्ट करते हैं। इसमें बस केवल जानने की आवश्यकता यह है कि जो हमें मिलना है उसे हम नहीं दिखाते हैं, बल्कि जो हमें भुगतान करना उसे हम दिखाते हैं। तो मिलना है हम नहीं दिखा रहे हैं, तो भुगतान करना हम दिखा रहे हैं, मीन्स क्या, हम अपने लाभ को कम दिखा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम लाभ को कम दिखाएंगे तो टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। इस स्पेशलिटी, ये भी वैधानिक मान्यता प्राप्त आधार है। इस विशेषता के कारण इस विधि को प्रोफेशनल व्यक्तियों के द्वारा अपनाया जाता है, इस आधार को। तो यहाँ पे मुख्य रूप से लेखांकन के आधारों में आपने नकद आधार देखा और उपार्जन आधार देखा। वास्तव में ये दो आधार होते हैं। ये तीसरा आधार को भी मान्यता मिली हुई है, ये प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए होता है, व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनके लिए ये पूरी तरह से काम नहीं करता है। उम्मीद करते हैं कि लेखांकन के आधार आपको समझ में आए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।